बांग्लादेश में हिंदू सरेआम लटका लटका कर जिंदा जलाए जा रहे हैं और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन, मीडिया हाउस, सो कॉल्ड सेकुलरवादी लोगों की जमात चुप्पी साधे बैठी हुई है। गाजा फिलिस्तीन पर चीखने चिल्लाने वाला बॉलीवुड भी अब सांस नहीं ले रहा है। ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा, ये सारे हैशटैग चलाने वाली दलाल बॉलीवुड गैंग भी आज एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। किसी ने जहमत नहीं उठाई कि बांग्लादेश के उस दीपू के साथ कट्टरपंथियों ने जो बेरहमी की थी सरेआम, उसके खिलाफ आवाज उठाए। दोस्तों, मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ और आज का विश्लेषण आपकी आंखें खोलने वाला है। आज बांग्लादेश के उस बेकसूर हिंदू दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथ की आग ने एक बार फिर निर्दोष जीवन को अपनी भेंट चढ़ा दिया है। 18 दिसंबर 2025 को मायमनसिंह जिले के भालुका इलाके में 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को तमाम झूठे आरोपों में एक उन्मादी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और इसके बाद उसके शरीर को पेड़ से लटकाकर केरोसिन डालकर वहीं पर जला दिया गया। जबकि दर्जनों लोग इस क्रूरता का वहां पर जश्न भी मनाते दिख रहे थे। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की मौत है, बल्कि पूरे देश में फैलते धार्मिक अतिवाद की एक भयावह तस्वीर है, जो अल्पसंख्यक समुदायों को, खासकर हिंदुओं को लगातार निशाना बना रही है। दीपू एक साधारण गारमेंट फैक्ट्री का वर्कर था जो अपने परिवार की मदद के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसके पिता रविलाल दास एक गरीब किसान हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में संघर्ष करते हैं और दीपू का सपना था कि वो अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके, लेकिन इस कट्टरपंथी हिंसा ने सब कुछ छीन लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके सहकर्मी मुस्लिम वर्कर्स ने ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर उसे भीड़ के हवाले कर दिया और पुलिस की मौजूदगी भी वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। पुलिस की मौजूदगी में यह दिखाता है कि सरकारी तंत्र में यह विष कितना ज्यादा गहरी पैठ बना चुका है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उसके दावे से यह कहा गया है कि यह लिंचिंग अल्पसंख्यकों पर बढ़ती असहिष्णुता की आग को लगातार भड़का रही है। जबकि द हिंदू अखबार की रिपोर्ट का हवाला अगर दें तो यह घटना मायमेनसिंह हाईवे पर हुई, जहां ट्रैफिक उस दौरान पूरी तरह से रुक गया था, लेकिन किसी की भी इंसानियत नहीं जागी, मानवता नहीं जागी। एनडीटीवी की रिपोर्ट की माने तो दीपू की मौत के बाद कम से कम 10 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन न्याय की उम्मीद हमेशा की तरह कम ही मानी जा रही है, क्योंकि पिछली ऐसी घटनाओं में अपराधी अक्सर बच ही निकलते हैं। जैसे 2016 में हिंदू पुजारी की हत्या या फिर 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान जो अलग अलग हमले हुए थे, इस दौरान सारे आरोपी एक के बाद एक बच निकले थे। किसी को भी सजा होने की कोई भी खबर वजूद में नहीं आई थी। बांग्लादेश का जो इतिहास है वैसे तो धार्मिक सहिष्णुता का ही रहा है, लेकिन 1971 के बाद जो मुक्ति संग्राम हुआ था, उससे हिंदू आबादी जो वहां पर 22% हुआ करती थी, वो घटकर अब 8% ही रह गई है, जो साफ संकेत है कि वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लगातार हिंदुओं पर उत्पीड़न किया जा रहा है। जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे तमाम कट्टरपंथी संगठन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं और शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद अगस्त 2024 से यह हिंसा और भी ज्यादा लगातार तेज हो गई है। अंतरिम सरकार ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन उनके ये शब्द कितने खोखले हैं जब जमीन पर अल्पसंख्यक लगातार डर के साए में जी रहे हैं।
दीपू की मौत के जो अलग अलग वीडियो हैं वो इंटरनेट पर जब वायरल हुए, जहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वो जान की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भीड़ ने कोई भी दया नहीं दिखाई। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर दीपू पुलिस के संरक्षण में है, वो रहम की गुहार लगा रहा है पुलिस से, लेकिन पुलिस ने ही उसे उन्मादी भीड़ के हवाले कर दिया, जिसके बाद उस भीड़ ने उसे पूरी तरह से पीटने के बाद उसे जिंदा जला दिया। उसके पिता रवि लाल हैं, CNN न्यूज 18 को उन्होंने इंटरव्यू दिया और यह कहा कि उनको इस पूरी खबर का पता सिर्फ फेसबुक के जरिए ही लगा। वहां की मीडिया भी पूरी तरह से इस मामले को लेकर पूरी तरह से चुप थी, और जब उन्हें फेसबुक से यह खबर पता लगी और वो मौके पर पहुंचे तो उनका बेटा पूरी तरह से जला हुआ था। यह दर्द किसी भी पिता के लिए असहनीय है, और यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समुदाय की असुरक्षा का सिंबल भी है, प्रतीक भी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 21 दिसंबर 2025 को एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस पर चिंता भी जताई है, और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करने को कहा भी है। लेकिन क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट काफी है, जब हर हफ्ते ऐसी लगातार घटनाएं होती जा रही हैं? सिलीगुड़ी में मशाल जुलूस निकल रहा है, जहां हिंदू समुदाय ने दीपू की मौत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और कहा कि अब या कभी नहीं। डोडा में कश्मीर के हिंदुओं ने तमाम सड़कों पर उतरकर नारे भी लगाए, लगातार नारेबाजी भी की। कोलकाता में तस्लीमा नसरीन ने यह आरोप लगाया कि इस्लामी कट्टरपंथ का नतीजा है, और ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने यह बीते रोज रिपोर्ट किया कि दीपू को उसके सहकर्मियों ने जानबूझकर भीड़ को सौंप दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट थी, उसके हवाले से यह कहा गया कि यह घटना मॉब की ओर से पीटने और आग लगाने की थी, जबकि संतान प्रभात अखबार है, उसके हवाले से कहा गया कि 7 मुस्लिमों की इस मामले को लेकर गिरफ्तारियां हुई। लेकिन क्या ये गिरफ्तारियां न्याय दिलाएंगी या सिर्फ दिखावा है? बांग्लादेश में कट्टरपंथ की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। 2013 से 16 के बीच तमाम अलग अलग ब्लॉगर्स को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। जिसने भी वहां ब्लॉगिंग करने की कोशिश की उसे सरेआम लटकाकर, जिंदा जलाकर, गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो भी वहां पर सेकुलर विचारधारा का नजर आता है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब ऐसे परिदृश्य में जब भारत के अंदर सेकुलर वादी विचारधारा का लोग डंका पीटते हैं, उनकी स्थिति बांग्लादेश को उनको देखनी चाहिए कि वहां पर जो भी सेकुलर विचार रखता है उसको दीपू चंद्र दास जैसे ही तालिबानी सजा दी जाती है। और अब अल्पसंख्यक वहां के लगातार निशाने पर हैं। यूनाइटेड नेशंस को इसको लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन करता हुआ दिख नहीं रहा है। भारत को अपनी पूर्वी सीमा पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता का मुद्दा है। दीपू की मौत हमें याद दिलाती है कि धार्मिक कट्टरता किसी भी समाज को किस तरह से खोखला कर देती है, और सहिष्णुता की रक्षा के लिए अब सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, नहीं तो ये आग लगातार फैलती जाएगी और इस तरह ही तमाम अलग अलग जिंदगियां निगलती रहेगी। रविलाल दास की आंखों में वो दर्द है जो पूरे विश्व को इस समय झकझोर देना चाहिए, क्योंकि आज अगर दीपू है तो कल कोई और भी होगा। लगातार लोग निशाने बन रहे हैं। हिंदुस्तान तक ये आंच कब आ जाए इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कट्टरपंथ के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना जरूरी है। न्याय की मांग करनी चाहिए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव की भी जरूरत है। आज का हमारा विश्लेषण उस चीख का प्रतिबिंब है जो दीपू की मौत में छिपी हुई है। एक चीख जो कहती है कि अब बहुत हो चुका, अब बदलाव का समय है। बांग्लादेश को अपने सेकुलर मूल्यों पर लौटना ही होगा, और अगर नहीं लौटेगा तो भारत, जिस भारत ने उसे बनाया है, भारत ही उसे सख्त जवाब दे, वरना यह कट्टरता पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर कर देगी। दीपू चंद्र
दास की याद में हमें लड़ना होगा, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवता के लिए, क्योंकि हर जीवन कीमती है और कोई भी धर्म हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकता। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कट्टरपंथी ताकतें कैसे लगातार मजबूत होती जा रही हैं। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने जमात इस्लामी जैसे संगठनों को तमाम लगातार स्पेस देने का काम किया है, जो 1971 के युद्ध अपराधों में लगातार शामिल थे, और अब वो अल्पसंख्यकों को लगातार एक के बाद एक टारगेट करने में जुटे हुए हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 2024 के बाद से हिंदू मंदिरों पर, वहां केवल 2024 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि वहां पर 100 से ज्यादा हमले हुए हैं। 2024 के बाद संपत्तियां लूट ली गई हैं, महिलाओं को उठा उठाकर लगातार बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू महिलाएं वहां पर लगातार टारगेट हो रही हैं। दीपू की मौत इस चैन की महज एक कड़ी है, उसके परिवार की 3 और महिलाओं पर लगातार एक के बाद एक बलात्कार के आरोप भी लगे हैं। उन दीपू की घर की ही 3 महिलाएं थीं, सरेआम बलात्कार किया गया उनका। मानवाधिकार संगठन पूरी तरह से चुप हैं। हालांकि मुख्य धारा की वहां की मीडिया या इंडियन मीडिया है, अभी इन खबरों को पुष्ट नहीं किया है, लेकिन अगर इन अफवाहों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये डर पैदा करने वाली हैं। भारत में लगातार प्रोटेस्ट अब बढ़ने लगे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के डोडा में हिंदू सड़कों पर लगातार उतरे। कोलकाता में शेख हसीना की तस्वीर के साथ मार्च भी निकला, जो क्रॉस बॉर्डर सॉलिडेरिटी दिखाता है वहां की। इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी इसको लेकर निंदा की है और कहा है कि कोई भी आरोप जो है वो मॉब हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तस्लीमा नसरीन है, उन्होंने इसे रेडिकल इस्लाम का नतीजा बताया है। यह सच दिखाता है कि समस्या बहुत ज्यादा गहरी है और समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रयास भी जरूरी हैं। बांग्लादेश की सरकार को ब्लास्फेमी लॉ को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि यह अक्सर झूठे आरोपों के लिए इस्तेमाल होता है, और पुलिस को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मॉब से कैसे डील किया जाए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय जैसे अमेरिका, रूस, यूके को लगातार बांग्लादेश पर दबाव डालना चाहिए और यूएन को पीस कीपिंग फोर्स वहां पर भेजनी चाहिए। चुनाव जब तक नहीं हो जाते तब तक वहां पीस कीपिंग फोर्स जो है वो मौजूद रहे। भारत को अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स भेजने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि चुप रहना अपराध है। दीपू की मौत एक वेकअप कॉल है। हमें याद रखना चाहिए कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, लेकिन अब वहां पर हिंदू असुरक्षित है। यह विडंबना है कट्टरपंथ के खिलाफ। एजुकेशन, अवेयरनेस और लॉ एनफोर्समेंट जरूरी है वहां पर, अन्यथा यह जहर जो है वो लगातार फैलता वहां जाएगा। दीपू चंद्र दास के पिता हैं रविलाल दास, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। हम सबको उस अपील को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आज बांग्लादेश है तो कल कोई और देश भी हो सकता है। मानव अधिकारों की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। दीपू चंद्र दास समर रहे, उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। कट्टरपंथ को हराना होगा, शांति स्थापित करनी होगी और एक सेकुलर बांग्लादेश बनाना होगा जहां हर धर्म सुरक्षित हो। यह एडिटोरियल हमारा उस संघर्ष का हिस्सा है, एक संघर्ष जो सत्य, मानवता और न्याय के लिए है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। 1990 के दशकों से ही धार्मिक दंगे वहां लगातार हो रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में व्लॉगर्स, सेकुलर एक्टिविस्ट और अल्पसंख्यकों के हमले लगातार वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। 2013 में शाहबाग मूवमेंट के बाद जमात इस्लामी पर वहां पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब वो फिर लगातार वहां पर उभर रहे हैं। शेख हसीना की सरकार ने उन्हें लगातार दबाने का काम किया था, लेकिन अब जब शेख हसीना भारत आ चुकी हैं तो उनके जाने के बाद वैक्यूम में कट्टरता अब लगातार फलती फूलती जा रही है। दीपू की मौत में भी जमात का हाथ बेहद संदिग्ध माना जा रहा है। उसके सहकर्मियों ने उसे सौंपा जो रेडिकल विचारों से प्रभावित थे। यह दिखाता है कि कट्टरपंथ समाज के हर स्तर पर अपनी पैठ बना चुका है। हिंदू समुदाय की आबादी घटने के पीछे जबरन कन्वर्जन, वहां पर लैंड ग्रैबिंग और हिंसा
इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हिंदुओं की आबादी जो है 24% से घटकर 8% हो गई और आने वाले 3 सालों के अंदर यह आंका जा रहा है कि 1% हिंदू रह जाएगा बांग्लादेश के अंदर। रिपोर्ट्स अलग अलग दावा करती हैं कि 1971 से अब तक लाखों हिंदू भारत भाग आए हैं बांग्लादेश छोड़कर। भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और रिफ्यूजी पॉलिसी अपनी दोबारा रिव्यू करनी चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी है बांग्लादेश को आर्थिक मदद रोककर उस पर दबाव डालना, क्योंकि यूनुस सरकार अमेरिका से समर्थित है और वो कट्टरता पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है ट्रंप सरकार। भारत के छात्र बांग्लादेश में सुरक्षित रहें, इसके लिए भी एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, जो कि अब तक नहीं की गई। डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी जैसे लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसे मसलों पर, उन्होंने लगातार ये चिंता दिखाई है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा व्यापक है, कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथ के खिलाफ ग्लोबल आउटरीच भी जरूरी है। हैशटैग जस्टिस फॉर दीपू जैसे हैशटैग एक्स पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट से यह मालूम चल रहा है कि लोग थोड़े बहुत जागरूक तो हो रहे हैं। पुलिस ने बॉडी को मायमेंसिंग मेडिकल कॉलेज भेजा था, लेकिन कोई भी वहां पर केस रजिस्टर नहीं हुआ। शुरू में यह लापरवाही है, सीधे तौर पर इसको शुरुआती जो जांच है उसमें लापरवाही ही माना जाएगा। हिंदू माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल लॉ की जरूरत है। वहां पर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार जैसे एमनेस्टी को लगातार वहां पर रिपोर्ट करनी चाहिए। भारत की कांग्रेस जैसी पार्टियां वोट बैंक के लिए चुप हैं, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब समय है कि सभी एकजुट हों। दीपू की मौत हमें सिखाती है कि कट्टरता से लड़ना जरूरी है, अन्यथा यह लगातार फैलती जाएगी। रविलाल दास की अपील आपको जरूर सुननी चाहिए। वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, कट्टरपंथ को रोकने की मांग कर रहे हैं। ये एडिटोरियल हमारा उस अपील का समर्थन है, एक अपील जो मानवता के नाम है। बांग्लादेश को अपने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के सेकुलर विजन पर लौटना होगा, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। समय नहीं लगेगा। हिंदुस्तान को भी माकूल जवाब देना चाहिए उनको। दीपू चंद्र दास की स्मृति से हमें वचन लेना चाहिए कि हम कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े रहेंगे हर जगह हर समय, क्योंकि शांति ही सबसे सच्चा धर्म मानी जाती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की आग सिर्फ दीपू चंद्र दास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमेटिक पूरे अभियान का हिस्सा है जो अल्पसंख्यक हिंदुओं को धीरे धीरे मिटाने की कोशिश कर रहा है। और हाल की रिपोर्ट से पता चला है कि रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी ने जांच में ब्लास्फेमी का कोई भी स्पष्ट सबूत वहां नहीं पाया, फिर भी मॉब ने उसे बुरी तरह से पीटा। भीड़ ने बुरी तरह से पीटकर पेड़ से लटका दिया और वहीं पर जला दिया, जो दिखाता है कि आरोप तो महज बहाना था, मकसद जो असली था वो धार्मिक नफरत ही था। अंतरिम सरकार ने 10 लोगों की गिरफ्तारी की, लेकिन क्या ये गिरफ्तारियां न्याय की दिशा में हैं या सिर्फ अंतरराष्ट्रीय दबाव को शांत करने का तरीका है? क्योंकि पिछली घटनाओं जैसे 2021 के, अभी हमने आपको बताया 2021 के दुर्गा पूजा मामलों में जो अपराधी थे, जो दुर्गा पूजा के दौरान हमले हुए थे, वो सारे अपराधी जो हैं अब जमानत पर छूटे हुए हैं और अभी भी उस तरह की हिंसाओं में कोई भी कमी नहीं आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 21 दिसंबर 2025 को यह स्टेटमेंट जारी किया था, जैसा हमने आपको बताया, सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की, लेकिन ये सब पूरी तरह से नाकाफी है। बिल्कुल भी इसको लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारत की ओर से भी कोई भी मुखर तौर पर ऐसा अभी तक ऐसी स्टेटमेंट जिसको लेकर बांग्लादेश सक्रिय रहा हो, ऐसा स्टेटमेंट कोई भी अभी तक वजूद में आता नहीं दिख रहा है, जो कि बहुत ज्यादा दयनीय है। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के बाद से वहां पर हिंसा में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने, उनकी सरकार से जो उनके जमात इस्लामी जैसे संगठन है, उन तत्वों को लगातार स्पेस मिल रहा है। दोस्तों, इस विश्लेषण के जरिए हमारी आपसे अपील यही है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, अगला शिकार कोई भी हो सकता है। हिंदुस्तान तक ये विवाद की आंच अगर आ जाती है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बांग्लादेश के कट्टरपंथ के खिलाफ
मैं जल्द आपके साथ हाजिर होऊंगा किसी नए तथ्य का नया विश्लेषण लेकर। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।